हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय फोर्थ लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं आपको सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊंगी, लेकिन मैं वो सर्टिफाइड कॉपी अब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। द रीज़न इज़, मेरा मानना है कि पहले मैं आपको वो सैम्पल जजमेंट सिखा दूँ जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर देखा जाए वो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। एक्चुअली अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस से देखें और प्लस जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है जो सिविल लॉ के जिसमें जजमेंट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को जजमेंट राइटिंग में ये चीज़ें काम आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ही पूछी जाती है। अगर आप सेट पैटर्न भी देखें प्रीवियस ईयर पेपर्स का तो वहाँ पे भी आपको वही प्रॉब्लम घुमा फिरा के पूछी जाएगी। और मैं आपको पर्टिकुलर एक लेक्चर में वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी इस लेक्चर में और आने वाले कुछ अपकमिंग लेक्चर्स में एक पैटर्न सेट होगा जिसमें सिर्फ सैम्पल जजमेंट्स प्रोवाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और लास्ट में मैं आपको जो सर्टिफाइड कॉपी है एक्चुअल जजमेंट की वो दिखाऊंगी। उससे क्या होगा कि पहले आप जब ये पूरा समझ लेंगे, हायरार्की जब समझ लेंगे जजमेंट राइटिंग को, तो फिर वो जो एक्चुअल जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी है उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। दिस टॉपिक डील्स ऑन जजमेंट ऑन specific performance of contract. See, question is frame issues on the basis of following facts and write a logical judgment. So हमारे पास प्लेंटिफ का केस है और डिफेंडेंट का डिफेंस है। प्लेंटिफ का केस क्या है, चलिए समझते हैं। 8 नवंबर 2017 में प्लेंटिफ एक अग्रीमेंट में एंटर्ड होता है जिसमें एक लैंड वो परचेज करता है विलेज ए में फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹25,000, जहाँ पर डिफेंडेंट एक ओनर होता है और उसकी पोजीशन में वो लैंड होती है। उससे 5,000 रुपये एज अर्नेस्ट मनी ले ली, यानी एक टोकन मनी ले लिया प्लेंटिफ से इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस एंड एक्सिक्यूटेड एन अग्रीमेंट इन हीज फेवर। डिफेंडेंट अग्रीड हो गया कि वो रिसीव कर लेगा रिमेनिंग कंसिडरेशन 20,000 का फ्रॉम प्लेंटिफ। कब तक में? 8 जनवरी 2018 में, और एक्सिक्यूट कर देगा रजिस्टर्ड सेल डीड। लेकिन डिफेंडेंट ने कोई भी मेजर नहीं लिया, नापा नहीं लैंड को टिल 8 जनवरी 2018 तक। जब प्लेंटिफ ने नोटिस सर्व किया 26/1/2018 में, तब वो एक्सिक्यूट करने के लिए सेल डीड को, ताकि वो रिमेनिंग कंसिडरेशन भी ऑब्टेन कर सके और वो एक्सिक्यूट भी कर सके इस सेल डीड को। ये फैक्ट के डिस्पाइट दिस फैक्ट कि डिफेंडेंट ने ना ही कोई मेजर किया था लैंड को, ना ही कोई रजिस्टर्ड सेल डीड एक्सिक्यूट करी, तो यहाँ पे डिफेंडेंट ने अल्टीमेटली कमिट किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसने क्या किया, अर्नेस्ट मनी को ग्रैब कर लिया। Therefore, the plaintiff filed a suit for specific performance of contract by valuing the suit on the remaining amount of consideration of 20,000, क्योंकि उसने 20,000 का कंसिडरेशन दे दिया था, तो अब उसको सूट को अपना वैल्यूड करना था, तो उसने एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेके आया। अब ऑन अ कॉन्ट्रैरी डिफेंडेंट क्या कहता है अपने डिफेंस में? डिफेंडेंट डिनाई करता है सारे क्लेम्स प्लेंटिफ के, और वो क्या प्लीड करता है कि जो अग्रीमेंट डेटेड 8/11/2017 में हुआ था उसमें ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं थी कि मैं कोई लैंड को नापूंगा बिफोर एक्सिक्यूशन ऑफ सेल डीड। और डिफेंडेंट प्रेजेंट था रजिस्ट्री में ऑन 8 जनवरी 2018 में अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स ओनरशिप के। इसके बावजूद भी, एडवांस नोटिस देने के बावजूद कि उसने प्रेजेंट हूँ मैं रजिस्ट्री ऑफिस में, प्लेंटिफ ना ही आया, अटेंड किया उसने रजिस्ट्री ऑफिस, ना ही उसने रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दिया। यहाँ पे डिफेंडेंट ने ये बोला है कि मैंने मेरा पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लाइड किया है, और उसका कंटेंशन ये जो प्लेंटिफ का ये था कि इंटेंशन कि डिफेंडेंट ने सिर्फ मेरे पैसे के हड़पने थे, वो गलत है।
और प्लांटिव का जो यहाँ पे सूट है वो अंडर वैल्यूड है, क्योंकि द अग्रीमेंट वॉज फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹25,000 और यहाँ पे जो सूट आता है प्लांटिव का वो लाइबल है टू बी डिसमिस ऑन अबव ग्राउंड्स। ये डिफेंस है। तो जैसे अगर हम हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए अगर हमारा एडमिशन डिनायल रूल प्लस मटेरियल प्रपोजिशन देखे तो यहाँ पे हमें ये तो क्लियर है कि सब्जेक्ट मैटर जो है सूट फॉर स्पेसिफिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बट यहाँ पे अगर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की पर्टिकुलरली बात करें तो सबसे पहला इशू हमारा क्या आएगा, वैल्यूइंग का, वैल्यूइंग द सूट का। यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो अपने आप में पहला कंटेंशन है, क्योंकि उसका कहना जो था अफर्मेशन और डिनायल रूल के हिसाब से उसने डिपेंडेंट ने बोला है कि अंडर वैल्यूड है, उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से अंडर वैल्यूड है ही नहीं प्लेंटिव के हिसाब से। तो फर्स्ट तो ये हो गया फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। सेकेंड, अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का देखें तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको मॉडल इश्यूज प्रोवाइड किए थे, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि 3 चीज़ें आती है प्रोविजन के हिसाब से। सबसे पहले ये कि क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सेकंड क्या डिफेंडेंट ने अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी रेडी एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये, और तीसरा क्या ये डिफेंडेंट प्लेंटिव एंटाइटल है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये मॉडल इश्यूज के हिसाब से हमारा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ऑलरेडी फ्रेम हो गए। और इशू ऑफ फैक्ट जो अंडर वैल्यूइंग का है वो मैंने आपको बता ही दिया है इसमें, और मैंने इसमें पॉइंट आउट भी किया है 1 2 3। और इसके बेसिस पे अब हम एग्जैक्ट जो फॉर्मेट है जजमेंट का उसको देखते हैं। नाउ जैसे कि कोड ऑफ जूनियर सिविल जज क्यों लिखा गया है, ऑब्वियसली 2 लाख से नीचे का मैटर है, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन जूनियर सिविल जज का जाएगा, तो यहाँ पे इसका नाम आएगा, ये मैंने मेंशन कर दिया है। और स्पेसिफिकली प्रॉब्लम में ही सब्जेक्ट मैटर दे रखा था, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एज ऑलरेडी स्पेसिफाइड। जजमेंट सबसे पहले, फिर आता है डेट, जो मैंने प्रेजेंट डेट ले ली। फर्स्ट पॉइंट आपको सबको बताया कि ये इंट्रो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट होता है जिसमें सब्जेक्ट मैटर के बारे में लिखा जाता है, जो कि मैंने क्लियरली इसमें लिखा है। देन द सेकंड पॉइंट, प्लांटिव का जो केस है उसे ब्रीफ में लिखा है, जो कि मेरे को नरेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस स्लाइड्स। इन दिस आप अगर देख सकते हैं इसमें क्लियरली प्लेंटिव का केस का पूरे कंक्लूड करते हुए लास्ट में मैंने लिखा है therefore the plaintiff has filed the present suit which is within the jurisdiction of this court and has been filed within the limitation period and proper court fee has also been paid। ये एक सेट लैंग्वेज है जो हम हर सैम्पल फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, और जजमेंट राइटिंग जब भी लिखेंगे तो ब्रीफ के बाद हमेशा ये 3 लाइनें लिखनी ही हैं। नाउ पॉइंट 4, डिफेंडेंट का डिफेंस जो था प्लीड्स थी वो मैंने लिख दिया, और लास्ट में जो इसकी लाइन है हेंस द सूट ऑफ द प्लेंटिव इज लायबल टू बी डिसमिस विद कॉस्ट। ये कुछ लाइंस है जो स्पेसिफिकली सेट लैंग्वेज है जो कि जजमेंट राइटिंग में लिखी जाती है। सो स्टूडेंट्स आप प्लीज़ पॉज कर लीजिएगा, अगर थोड़ा आपको जल्दी लगे तो आप पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा पॉइंट को एंड देन स्विच टू अनदर। In this you can see on the basis of admission and denial and on bedrock of oral examination of parties under order 10 rule 2, ये set language है जो हमें यूज़ करनी है। and other pleadings and documents as produced, this court frames following considerable issues मैंने आपको पहले ही समझा दी थी, बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने issues के बाद ब्रैकेट में डिफेंडेंट प्लांटिव ये लिखा है। ये क्यों लिखा है, इससे और इजी हो जाएगा कल को हम जब जजमेंट राइटिंग लिखते हैं तो हमें ओनर्स ऑफ प्रूफ के लिए एक स्पेसिफिकली अगर अटेंशन ड्रॉ करनी है एग्जामिनर की तो वो हम इमिजिएटली इस पॉइंट पे कर सकते हैं। जब हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करते हैं तो साइड में हम ब्रैकेट में लिख के डिफेंडेंट प्लांटिव इससे हम अटेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको मार्क्स गेन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस एग्जामिनर के लिए भी इजी हो जाएगा जजमेंट
आपके पढ़ने को, और आपके इश्यूज से आपको क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को कि यस स्टूडेंट नोज द फॉर्मेट क्लियरली. Now we come to determination and analysis of issues with reason. So issue number 1, अगर हम इसे देखें तो पहला इशू हमारा अंडर वैल्यूएशन का ऊपर था. सो अंडर वैल्यूएशन क्या है? अल्टीमेटली अंडर वैल्यूएशन ऑफ सूट को अगर हम जस्टिफाई करें एप्लीकेशन ऑफ लॉ का, तो ऑर्डर 7 रूल 11 का सी पॉइंट क्लियर करता है कि इट्स अ ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. अगर कोई सूट अंडर वैल्यूड है तो वो रिजेक्शन का ग्राउंड होता है. लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, therefore this court deems it proper as per order 14 rule 2 to decide this issue before all other issues. ये कहाँ से है? यानी ये पर्टिकुलरली ऑर्डर 14 रूल 2 की बात कर रहा है, तो प्रिलिमिनरी इश्यूज की बात हो रही है. सो अंडर वैल्यूएशन ऑफ सूट को हम प्रिलिमिनरी इश्यूज में ही काउंट कर रहे हैं. ये चीज़ क्लियर करी है. देन अगर आप सेकंड पैरा देखें तो उसमें क्या है, ये एडमिटेड फैक्ट की बात करता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ये चीज़ मानते हैं कि हाँ एक अग्रीमेंट हुआ था सूट प्रॉपर्टी का और 25,000 तक का कंसिडरेशन था, जिसमें 5,000 रुपये डिफेंडेंट ने ले लिए और 20,000 रुपये उससे बाद में लेने थे. और ये सूट क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है और वैल्यूड हुआ था 20,000 पे. अगर देखा जाए तो अगर इसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं है, बट लॉजिकली भी देखा जाए तो हमेशा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो होगा इट शेल ऑलवेज बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन. सो यहाँ पे अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन अंडर वैल्यूड नहीं है. ₹20,000 इट्स नॉट अंडर वैल्यूड. सो यहाँ पे जो सूट वैल्यूएशन हुआ है वो करेक्ट हुआ है. अकॉर्डिंगली इस इशू की फाइंडिंग ये है कि दैट दिस इशू इज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ. नाउ वी सी इशू नंबर 2. तो इशू नंबर 2 का लैटिन मैक्सिम से स्टार्ट किया है 101, और लैटिन मैक्सिम के बेसिस पे ये जनरल रूल यही है, द एंटायर केस इज ऑन प्लेंटिफ. ये मैंने आपको पहले भी बताया है. और यहाँ पे 102 में शिफ्ट नहीं हुआ, सॉरी शिफ्ट प्लेंटिफ के ऊपर ही हो गया वापस. प्लेंटिफ से डिफेंडेंट में होता, बट यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो एलिगेशन है वहाँ पे डिटरमिन करने के लिए प्लेंटिफ को ही प्रूव करना पड़ेगा कि क्या ये सच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. तो प्लेंटिफ ने कैसे प्रूव किया, उसके प्लेंटिफ के क्या एविडेंसेस है. प्लेंटिफ PW1 की तरह आया, उसने बताया कि हाँ मुझसे 5,000 रुपये लिए थे डिफेंडेंट ने, और उसने कहा था कि रजिस्ट्री भी एग्जीक्यूट कर देंगे हम 8 जनवरी 2018 में नाप के. डिफेंडेंट को नोटिस भी सर्व किया गया था 2018 में, और उसके बाद फर्दर नोटिस के बावजूद भी कोई लैंड मेजर नहीं हुई, कोई सेल एग्जीक्यूट नहीं हुई. तो अपनी टेस्टिमनी में उसने जो विटनेस प्रोड्यूस किए उसमें एग्जिबिट उसने अर्नेस्ट मनी जो थी उसकी रिसिट जो थी, रिसिट को उसने एग्जिबिट किया एज अ P1, और जो नोटिस दिया था एग्जिबिट P2 उसको उसने वो किया, एग्जिबिट कराया. अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, PW1 का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ. डिफेंडेंट ने, काउंसिल के डिफेंडेंट ने जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो प्लेंटिफ ने क्या एडमिट कर लिया, क्या एडमिट कर लिया दैट देयर इज एन अग्रीमेंट. था अग्रीमेंट, पर यहाँ कोई रेफरेंस नहीं था कि भाई वो सूट की जो लैंड है वो उसको नापी जाएगी बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड. और 8 में जब डिफेंडेंट अपनी एविडेंस स्टेज पे आता है तो वो क्लियरली बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, मैं रजिस्ट्री में गया था, रजिस्ट्री ऑफिस पर प्रेजेंट हुआ था, स्टिपुलेटेड डेट पे प्लेंटिफ खुद ही नहीं आया है, और उसने खुद ने ये डिनाइल किया है कि ऐसा कोई टर्म ही, मतलब उसका कहना है कि अभी भी वो उसी बात पे अड़ा हुआ था कि मैंने कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं किया था कि मैं इस लैंड को नापूंगा बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड. और DW1 रिमेन अनरिबर्टेड इन हीज क्रॉस एग्जामिनेशन. सो नाउ 7 और 8 पॉइंट की बेसिस पे दोनों एविडेंस स्टेज डिफेंडेंट और प्लेंटिफ की कंक्लूड होती है.
9 पॉइंट क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एप्लीकेशन ऑफ लॉ अगर देखा जाए तो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो इन लोगों के वर्जन को सपोर्ट करता है वो क्या है? जो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट की, दे आर लाइबल टू परफॉर्म और दे आर लाइबल टू परफॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जनरली 37 क्लियर करता है ये चीज़। और प्रेजेंट केस में देखा जाए तो PW1 ने ऑलरेडी एडमिट कर दिया कि हाँ ऐसा कोई था ही नहीं हमारे बीच में अग्रीमेंट कि हम मेजर करेंगे लैंड को बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। और जैसे ही उसने ऐसा एडमिट किया है, जो जो उसने एडमिट किया था ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, तो ये जो एडमिशन हुआ है दिस इज बीइंग सेल्फ हार्मिंग इन नेचर एंड इट इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और इस एडमिशन से वो अल्टीमेटली डिपेंडेंट के वर्जन को सपोर्ट करता है। ऑल्सो ये एक तरह से क्रेडेंस भी कहाँ पे दे रहा है डिफेंस के आर्ग्यूमेंट को कि हाँ प्लेंटिफ ने वो ज़मीन देखी थी बिफोर अग्रीमेंट टू परचेज और वो सेटिस्फाइड था इस बात से कि बाउंड्री सर्टेन है। इस क्रेडेंस को भी सपोर्ट कर दिया उसने। फर्दर अगर इसी क्रेडेंस की बात करें तो सेक्शन 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि बेसिकली क्या है, एक्सक्लूड करता है ओरल एविडेंस को कि अगर कोई कॉन्ट्रडिक्ट, वेरी, मॉडिफाई या एडिंग हो कोई टर्म्स इन रिटन कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस अलाउड नहीं है। यानी प्लेंटिफ इज बार्ड फ्रॉम गिविंग एनी ओरल एविडेंस अगेंस्ट रिटन अग्रीमेंट। और यहाँ पे रिटन अग्रीमेंट का एग्जिबिट T1 ने क्या दिया था, जो कि उस अग्रीमेंट की कॉपी थी वो उसने एग्जिबिट कर दी। ऑल्सो अगर मैक्सिम की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिम ली है मैंने, एलिगेशन कॉन्ट्रा फैक्टम नॉन एस्ट एडमिटेंटा एन एलिगेशन कॉन्ट्रारी टू अ डीड इट्स नॉट एडमिसिबल। ये दोनों के बेसिस पे ये बात होती है। देयरफॉर पॉइंट 10 जो है वो फाइनल फाइंडिंग ये देता है इशू नंबर 2 की कि ये प्रूव होता है कि मेजरमेंट ऑफ लैंड जो था वो कभी ऑब्लिगेशन ही नहीं थी डिफेंडेंट की अंडर कॉन्ट्रैक्ट। और अकॉर्डिंगली सेक्शन 37 में वो बाउंड भी नहीं था कि परफॉर्म करे। और जो ये कंडीशन है मेजरिंग करने की लैंड को बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, ये टोटली एक तरह से आफ्टर थॉट था प्लेंटिफ का। और अब हेंस DW1 के फेवर में ये बात क्लियर होती है कि उसने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है बाय नॉट गेटिंग द लैंड मेजर। और यहाँ पे प्लेंटिफ failed to discharge his onus of proof under 102 or consequently this court decide this issue in favor of the defendant. Now issue number 3 and 4 are taken together. In this moot क्वेश्चन जो अगर देखा जाए इस कोर्ट के सामने क्या है कि क्या प्लेंटिफ ने सच में रेडी एंड विलिंग था कि वो परफॉर्म करे पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। सो एप्लीकेशन ऑफ लॉ अगर देखा जाए तो 16C ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 ये क्लियर करता है कि प्लेंटिफ मस्ट प्रूव दैट ही इज एंड हैज़ बीन ऑलवेज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो 2018 में जो था एक अमेंडमेंट के थ्रू वर्ड जो है अवर वर्ड जो था उसको एक्ट ने हटा दिया और सिर्फ प्लेंटिफ पे एक सिर्फ प्रूफ करने का भार छोड़ा, अवर करने का यानी डिक्लेयर करने का या उसको साबित करने का भार जो था वो हटा दिया। और मैंने रेडीनेस और विलिंगनेस को भी समझाया है इसमें एप्लीकेशन ऑफ लॉ के ज़रिए। सो पॉइंट 11 एप्लीकेशन ऑफ लॉ के बाद अब 12 पॉइंट पे हम आए तो उसमें प्लेंटिफ ने अपनी एविडेंस स्टेज में क्या बोला। उसने ये बोला कि हाँ मैंने 5,000 रुपये दिए थे एज अर्नेस्ट मनी और नोटिस भी सर्व किया था जो कि उसने एग्जिबिट किया है एज P2। और नोटिस जो सर्व किया था वो 26/1/2018 में किया था, जबकि स्टूपुलेटेड डेट जो थी सेल्स डीड को एग्जीक्यूट करने की वो 8/1 की थी। 13 में डिफेंडेंट ने अपनी एविडेंस स्टेज पे ये बोला कि जो स्टूपुलेटेड डेट थी 8/1/2018 की, उस दिन मैं आया था रजिस्ट्री ऑफिस
सारे ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स को लेके। लेकिन प्लेंटिफ तो आया ही नहीं रजिस्ट्री ऑफिस उस दिन। और ये जो एग्जिबिट D2 है स्टेटमेंट का, ये रिलेवेंट कहाँ पे हुआ? सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, एज अ सब्सिक्वेंट कंडक्ट इन्फ्लुएंस बाय द फैक्ट इन इशू, क्योंकि वो तो रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा था 8/1/2018 में। तो 14 जो पॉइंट है फाइनल फाइंडिंग में ये क्लियर होता है कि डेट ऑफ परफॉर्मेंस वाले दिन ये तो क्लियर था कि 8/1/2018 को ये डेट ऑफ परफॉर्मेंस होनी थी, यानी एग्जीक्यूट होनी थी सेल डीड। और प्लेंटिफ जो था उसे नोटिस सर्व किया है 26/1/2018 में, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद। तो ये जो इसका फैक्ट है ये कहाँ पे रिवर्ट हो रहा है? ये सेक्शन 9 के हिसाब से रिवर्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्लियर करता है कि वो उसकी कंडक्ट कभी था ही नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए। और ऑन द कंट्रारी डिफेंडेंट की अगर बात करें तो एग्जिबिट D2 जो उसके स्टेटमेंट है वो क्लियरली प्रूव करते हैं कि हाँ, डिफेंडेंट रेडी और विलिंग था अपने कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करने के लिए। और ये रेलेवेंट है सेक्शन 4 में, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है अपने क्लेम को। ऑल्सो प्लेंटिफ ने कभी शो नहीं किया कि वो सच में अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता था, जब विलिंगनेस या रेडीनेस थी उसके बिहाफ पे। तो देयरफॉर यहाँ पे जो ये प्रूव करना, ये जो पॉइंट था एलिमेंट ऑफ 16C, इट्स नॉट बीन complied by the plaintiff. So now, as per section 10 of Specific Relief Amendment Act 2018, the specific performance of a contract shall be enforced by the court, subject to provisions contained in 11(2), 14 and 16. सो बेसिकली सेक्शन 10 जो है स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट का, ये अपने आप में बहुत बड़ा मेजर ड्रास्टिक चेंज लेके आया है अमेंडमेंट के थ्रू 1963 एक्ट के में स्पेसिफिक रिलीफ में। क्योंकि पहले क्या था, ओल्ड एक्ट के हिसाब से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिस्क्रिशनरी पावर थी कोर्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने की, बट नाउ यहाँ पे मैंडेटरी पावर हो गई है, यानी अब कोर्ट एनफोर्स करेगा ही करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। और इन प्रोविजंस को ध्यान रखते हुए 16, 14 एंड 11(2). और यहाँ पे प्रेजेंट केस के हिसाब से, अगर हमारे प्रेजेंट इस प्रॉब्लम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे डिफेंडेंट ने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। ऑल्सो 16C की जो की रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल नहीं हुई है। सो यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया प्लेंटिफ के फेवर में, यहाँ पे कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में नहीं डिसाइड किया है केस। यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, अकॉर्डिंगली इशू नंबर 3 एंड वो स्टैंड्स डिसप्रूव्ड। नाउ इशू नंबर 5 रिलीफ एंड कॉस्ट, दिस इज अ सेट लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट ने डिसमिस किया है सूट ऑफ प्लेंटिफ का और ये फॉलोइंग रिलीफ्स दिए हैं, एंड दिस लैंग्वेज इज अ सेट लैंग्वेज जो कि हम हर जजमेंट राइटिंग में लास्ट में यूज़ करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। और स्टूडेंट्स आने वाले कुछ लेक्चर्स में इस पैटर्न को फॉलो अप करके मैं आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स को और क्लियर करूँगी और जजमेंट राइटिंग में आपकी पकड़ और अच्छी होगी इन सिविल लॉ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू अगेन।